नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए बड़े उलटफेर की, वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की, देखेंगे दिल्ली की चुनावी दंगल को, बातचीत से पहले किसानों के नए प्लान को, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे महाकुंभ भगदड़ मामले को और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे क्यों उत्तराखंड में मुसीबत में आए लिव इन कपल्स। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सरकार के विधायी एजेंडों के साथ कई मुद्दों पर की गई चर्चा। दिल्ली चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने की केजरीवाल की तारीफ, तो टीएमसी सांसद ने कही आपको सपोर्ट करने की बात। महाकुंभ हादसे को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले मरने वालों की संख्या छुपा रही योगी सरकार। बेंजामिन नेतन्याहू की यूएस यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन ने पारित किया अहम आदेश, हमास का सपोर्ट किया तो होगा रद्द वीजा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भीषण विमान हादसा, हेलीकॉप्टर से टकराया प्लेन, 19 लोगों की गई जान, प्लेन में सवार थे 64 यात्री। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आज मेयर का चुनाव हुआ। चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए, जहां 16 पार्षद वाली बीजेपी अपना मेयर बनवाने में कामयाब रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बावजूद चुनाव हार गई। तो कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विपक्ष के दम पर बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चुनाव जीत गई। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोट किया। बीजेपी के पक्ष में 19 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 17 वोट पड़े। यहीं से ही पूरा खेल शुरू हुआ। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोट किया, लेकिन सीक्रेट बैलेट से मतदान होने की वजह से 16 पार्षद वाली बीजेपी चंडीगढ़ में अपना मेयर बनवाने में कामयाब साबित हो गई। ऐसे में विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले साल के चुनाव में खूब बवाल देखने को मिला था। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया था। इसके लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। बता दें, पिछले साल मेयर चुनाव के दौरान काफी हंगामा हुआ था। वोटों की गिनती के दौरान धांधली के आरोप भी लगाए गए थे। इसकी एक वीडियो भी सामने आई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा। बता दें, इस चुनाव को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास 16 पार्षद थे, जबकि कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 6 रही। वहीं आप के 13 पार्षद रहे। इस तरह गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो आप कांग्रेस गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही थी। बहरहाल हरप्रीत कौर बबला चुनाव जीत गई हैं। बता दें, बीजेपी से हरप्रीत कौर बबला सेना से रिटायर्ड कर्नल की बेटी है। उनके पति देविंदर सिंह पूर्व पार्षद रह चुके हैं। इस चुनाव में हरप्रीत कौर बबला का सामना आम आदमी पार्टी की प्रेमलता से था। प्रेमलता भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी है। वो फिलहाल एक सरकारी स्कूल में इंग्लिश की टीचर है। वहीं मेयर चुनाव के लिए वोटिंग से पहले चंडीगढ़ के सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार को बड़ी राहत मिली थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। इसके बाद ही उन्होंने इस चुनाव में अपना वोट डाला था। लंबी चर्चा और विवाद के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ऐसे में अब अगले हफ्ते बजट सत्र के दौरान ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन के पटल पर रखी जाएगी, लेकिन इस पर विवाद अभी भी बना हुआ है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज यानी 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी गई। ऐसे में अब लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते सदन के पटल पर रखी जाएगी, जहां इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हालांकि इस बिल पर विपक्षी सांसदों की नामंजूरी बनी हुई है। दरअसल बीते दिन 29 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार कर लिया था। वहीं विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया और आरोप लगाया कि ये कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों ने दावा किया कि मंगलवार को सांसदों को 600 से ज्यादा पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई थी, जिसे पढ़कर अपनी आपत्ति दर्ज कराना लगभग नामुमकिन था। दरअसल जेपीसी ने बीते दिन बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 की ड्राफ्ट रिपोर्ट को बहुमत से मंजूरी दी। वहीं विपक्षी सांसदों को आपत्ति दर्ज करने के लिए शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले को भी असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया। विपक्ष का कहना था कि ये नामुमकिन था। इसी के साथ विपक्षी सांसदों ने इस फैसले को लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। बता दें, वक्फ बिल पर समिति ने पिछले साल 8 अगस्त को अपने गठन के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में 38 बैठकें की और देश के कई राज्यों का दौरा किया। और इस बीच पक्ष और विपक्ष में खूब बवाल भी देखने को मिला, जो अभी तक जारी है। हालांकि तमाम विवादों और आरोपों के बाद जेपीसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है, जो बजट सत्र में पेश होना है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद संसद को दोनों सदनों में कुल 62 विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है। इनमें वक्त संशोधन के अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे विधेयक भी शामिल हो सकते हैं, जिनके जरिए मोदी सरकार अपना दम दिखाएगी तो विपक्ष भी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। ऐसे में देखना होगा कि बजट सत्र में इस मुद्दे पर क्या तस्वीर देखने को मिलती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनावी तारीखों के नजदीक आते आते ये मुद्दा बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर आप के दावों ने दिल्ली में सियासी पारा हाई कर दिया है। साथ ही केजरीवाल के चुनाव आयुक्त पर बड़े पलटवार को भी एक बड़े सियासी रूप में देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक जाने वाली यमुना नदी के पानी पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच चले आरोप प्रत्यारोपों से दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं इस विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पल्ला गांव में जाकर यमुना नदी का पानी पिया। इसके बाद उनके इस कदम पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर यमुना नदी में जहर घोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आपके कई नेताओं ने चैलेंज दिया कि यमुना का पानी पीकर दिखाएं तो माने। वही चैलेंज को स्वीकार करते हुए नायब सिंह सैनी पानी पीने गए, जहां उन्होंने पानी पिया। इसके बाद ये मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग पहले ही इस मामले में संज्ञान ले चुका है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, हम यमुना के गंदे पानी की कुछ बोतलें राजीव कुमार, नायब सिंह सैनी और अमित शाह को भेज रहे हैं, जरा वो पीकर दिखाएं। जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा बड़ा हो गया है। यानी यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र करते हुए आप पर हमला बोला। तो वही कांग्रेस और ओवैसी ने भी यमुना के मुद्दे पर आप के खिलाफ आर पार का रुख अपनाया हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक रैली में कहा, जो आपने वादा किया था कि पानी पीकर दिखा दो, उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। वही एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए आड़े हाथ लिया। इस तरह दिल्ली के दंगल में यमुना पर आप और बीजेपी में ठनी हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ये मुद्दा अब और गर्माता जा रहा है। मोदी सरकार के आश्वासन और बातचीत के न्योते के बाद भी हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी कड़ी में किसान जल्द ही एक बड़ी महापंचायत बुलाने वाले हैं। तो क्या है किसानों का आगे का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का अनशन पिछले 65 दिन से जारी है। डल्लेवाल जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में किसान नेता डल्लेवाल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ी तैयारी भी कर ली है, जिसके जरिए किसान मोदी सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत में डल्लेवाल ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक मैं अनशन खत्म नहीं करूंगा। इसी के साथ डल्लेवाल ने खनौरी धरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे देश को एमएसपी की जरूरत है और पंजाब को भी अपने भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए एमएसपी की जरूरत है। इतना ही नहीं, आंदोलन को तेज करते हुए डल्लेवाल ने पंजाब के लोगों को 12 फरवरी को कई मोर्चों पर हो रही महापंचायत में शामिल होने का न्योता भी दिया है। और सरकार के साथ होने वाली बैठक पर उन्होंने कहा, मैं अभी उतना स्वस्थ नहीं हूँ कि 14 फरवरी की मीटिंग में शामिल हो पाऊँ। मैं 12 फरवरी को महापंचायत में पहुंचे लोगों से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि मुझे 14 फरवरी की मीटिंग में जाना चाहिए या नहीं। डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब के सभी लोगों की यहां पर मौजूदगी से हमें ताकत मिलेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और किसानों की अपील पर डल्लेवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका अनशन अभी भी जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत से पहले किसानों के साथ तीसरे दौर की मीटिंग की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बुलाई गई है। यानी 14 फरवरी को सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता डल्लेवाल ने 12 फरवरी को खनौरी में महापंचायत बुलाई है, तो वहीं 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। ऐसे में किसान मिलकर आंदोलन के आगे की रणनीति तैयार करेंगे, जो मोदी सरकार के लिए टेंशन मानी जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसे में यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार योगी सरकार से सवाल कर रहा है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना पर यूपी की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां पहले ही इस मामले पर विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ घेराबंदी की हुई है,
तो वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद योगी का पुलिस प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। बता दें, याचिका में इस घटना को लेकर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की है। इतना ही नहीं, इस याचिका में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उचित प्रबंधन की मांग भी की गई है, ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाए। इसके अलावा याचिका में वीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित करने और प्रवेश के साथ निकास के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। वहीं याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने, मोबाइल व्हाट्सएप पर राज्यों के अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग भी की गई है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या के मौके पर 29 जनवरी को भारी संख्या में भीड़ के होने के चलते भगदड़ के हालात बन गए और बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई तो वहीं कई लोग घायल भी हुए। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी पास रद्द कर दिए और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। इसी के साथ न्यायिक आयोग और पुलिस जांच के आदेश दिए गए। हालांकि इस मामले पर योगी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है, जहां विपक्ष के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, यानी कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन की गुंजाइश लगाई जा रही है। अब देखना होगा सरकार आगे इस पर क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड में बीजेपी की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर दिया है, जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों पर है। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चाएं लिव इन रिलेशनशिप पर इसके नियमों को लेकर हो रही है, जिसमें धामी सरकार ने सख्त प्रावधानों को रखा है। ऐसे में इस मुद्दे पर बहस गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है इस पर बहस, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लंबी जद्दोजहद और रस्साकशी के बाद आखिरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया, जहां अब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इस कानून पर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह है लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान। दरअसल राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं, अब कपल्स को यूसीसी के तहत पंजीकरण कराने के लिए 16 पन्नों का फॉर्म भी भरना होगा, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। यानी लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इनमें सबसे अहम वो 16 पन्नों का फॉर्म है, जिसे लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए अनिवार्य तौर पर भरकर जमा करवाना है। खास बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें ये फॉर्म यूं ही नहीं भर देना, बल्कि साथ में किसी धार्मिक नेता, मौलवी या पुजारी से प्रमाण पत्र भी बनवा कर देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि अगर जोड़ा चाहे तो शादी करने की योग्य है और उसमें पिछले रिलेशनशिप का ब्यौरा भी देना होगा। इसी के साथ ऐसा ना करने पर 6 महीने तक की जेल का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं उत्तराखंड के निवासियों के साथ साथ भारत में कहीं और रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी लागू होगा, जो इस वक्त बहस का मुद्दा बन गया है। इसके अलावा कानूनी विशेषज्ञों को इस बात का डर सता रहा है कि ये जरूरत अंतर जातीय और अंतर धार्मिक संबंधों को लगभग असंभव बना सकती है। बता दें, 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया, जहां कई नियमों में बदलाव किए गए। इनमें से एक है लिव इन रिलेशनशिप। ये कानून कहता है कि पंजीकरण केवल रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य के लिए है। हालांकि नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार को इन पंजीकरण को स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी देना होगा। मकान मालिकों को भी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के स्थायी या फाइनल प्रमाण पत्र मांगने जरूरी है, जो इस वक्त बहस का मुद्दा बन गया है। साथ ही इसे प्राइवेसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।